आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने। आज हम लोग का है भाग 5 और हम लोग ये कर रहे थे किसको, लक्ष्मीकांत के सीरीज को। एम लक्ष्मीकांत के पॉलिटिक हम लोग थ्योरी कर रहे थे। तो थ्योरी में आज हमारा है 5वां भाग का, और हम लोग इसको कंटिन्यूसली कर रहे हैं। और इसको कोशिश की जा रही है कि प्रत्येक दिन या तो एक भाग का, यानी तो अल्टरनेट डे एक भाग का एटलीस्ट दे दिया जाए। इसको जो लोग भी साथ में चल रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारा फिर से, आप साथ में एक नोटबुक जरूर रखिए, और जो भी इम्पोर्टेंट लाइन लगे उसको आप साथ साथ लिखते जाएं। पिछले वीडियो में जो कंटेंट अपलोड किया गया था उसमें कंटेंट थोड़ा सा शुरू में कुछ ब्लर हुआ था, लेकिन आप उसको थोड़ा आगे जब फॉरवर्ड करके देखेंगे तो उसका क्वालिटी ठीक हो गया है। तो ये अपलोडिंग के समय में ये थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे रिजॉल्व करें। ऐसे अगर आपको देखने में थोड़ी परेशानी या पढ़ने में थोड़ी परेशानी हो रही है तो ये परेशानी थ्रो आउट द वीडियो नहीं है, ये टेम्पररी है। आप थोड़ा सा आगे फिर देखेंगे तो आपको ये सही लगेगा। चलिए हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पर। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं इसका क्षेत्र। देखिए इस पूरे थियरी में जो ये हम लोग सीरीज कर रहे हैं, इसको हम लोग जल्दी भी कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स बना करके, और जल्दी से भी कवर किया जा सकता है। लेकिन इसको हम लोग बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स को थोरोली डिस्कस करते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें हमारा समय वेस्ट हो रहा है, तो आप क्या करें, इसको काइंडली एक बार जरूर सुने। और ये थियरी के लिए एक बार ये पूरा सुनना ज़रूरी है। कई सारे वीडियोस हैं जो एक वीडियो में 3 आवर्स में 48 आवर्स में ऐसा करके इसको शॉर्ट में ख़त्म किया गया है। काइंडली आप एक बार इसको देखने के बाद इस तरह के कंसाइज वीडियो को देखें तो आपको फिर ज़्यादा बेनिफिट होगा। और एक बार जब हम लोग इसको डिटेल में कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग भी इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जो नोट्स पर बेस्ड होगा। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं इसका क्षेत्र। और ये जो है भाग 1 में संविधान के भाग 1 से लिया गया है। ये संविधान के भाग 1 से लिया गया है। भाग 1 है और इसका आपको अनुच्छेद है 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें संघ तथा इसके क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपको। देखिए इसको हम लोग करने के समय में बहुत सारा ऐसे चीज है जो आपका यूपीएससी अथवा बीपीएससी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं भी है, फिर भी हम लोग उसको करते जा रहे हैं, क्योंकि इस बार हम लोग जो भी करेंगे हम लोग कंप्लीट करेंगे विदाउट स्किपिंग एनी टॉपिक, एनी पॉइंट्स और एनी कंटेंट। ठीक है। तो जिनको बहुत जल्दबाजी है वो दूसरे वीडियो में जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बिना कुछ छोड़े सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ आज से हम लोग इसको एक और काम शुरू करेंगे। इसमें बहुत सारा ऐसा इम्पोर्टेंट टर्म होगा जिसको हम लोग बाहर में कुछ लिखेंगे, और वो उसको आप क्या करना है, आपको उसको सर्च करना है, आपको उसके बारे में पता करना है। इससे क्या होगा, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अदरवाइज आप एक बार पढ़कर इसको छोड़ देते हैं। इसीलिए कई सारा ऐसा टर्म होगा, उसको हम लोग बाहर में ऐसा करके लिख देंगे, और हर दिन का वो असाइनमेंट रहेगा। आप उसको डिस्कस करें आप आपस में, या फिर उसको ढूंढें। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हमारा इसका पहला टॉपिक है राज्यों का संघ। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया राज्यों का संघ। और ये राज्यों का संघ इसको किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो इसको अनुच्छेद 1 में कहा गया है। तो इसको भी ध्यान रखना है। अनुच्छेद 1 में भारत को यानी इंडिया को राज्यों का संघ बोला गया, राज्यों का समूह नहीं बोल करके राज्यों का संघ बोला गया, जो यह स्पष्ट करती है कि एक देश का नाम और दूसरी राज्य पद्धति का प्रकार, कि एक जो है देश का नाम भी हो गया और दूसरी पद्धति का प्रकार हो गया। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मतैक्य नहीं था। कुछ सदस्यों ने सलाह दी थी कि इसके परंपरागत नाम भारत को रहने दिया जाए, जबकि कुछ ने आधुनिक नाम इंडिया की वकालत की। इस तरह संविधान सभा ने क्या किया, दोनों ही नामों को स्वीकार कर लिया। इसीलिए हमारे देश का नाम क्या है, हमारे देश का नाम इंडिया है, और हमारे देश का नाम
भारत भी है। ऑथेंटिक नाम जो नाम है हमारे देश का, क्या नाम, रिपब्लिक ऑफ इंडिया या फिर भारत गणराज्य नाम है। तो इसको ध्यान देना है। तो दूसरे देश को संघ बताया गया। यदि संविधान का ढांचा संघीय, हमारे देश का संविधान का ढांचा कैसा है, संघीय है। B.R. अम्बेडकर जी के अनुसार राज्यों का संघ उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण है। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है। ये लिखा है, देखिए, भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है। जैसे कि अमेरिकी संघ में और दो राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार भी नहीं है। यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। ये जो भारत अपने संघ में विभक्त, भारत में अलग अलग जो राज्य हैं, ये सिर्फ शासन प्रशासन की सुविधा के लिए बटा हुआ है। ये नहीं कि इनसे मिल करके ही हमारा देश बन रहा है। हमारा देश एक ही है और हमने इसको अपने शासन प्रशासन की सुविधा के लिए अलग अलग भागों में बांट रखा है। तो अनुच्छेद 1 में और क्या है, तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, 3 श्रेणियां कौन कौन है? पहला है राज्यों के क्षेत्र, पहला है राज्यों के क्षेत्र, और दूसरा है संघ क्षेत्र, और तीसरा है ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। अधिग्रहित किया जा सकने वाला क्षेत्र। तो 3 हो गया। राज्य एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। ध्यान रखना है, ये सब के सब कंटेंट जो है किधर है, संविधान के पहले अनुसूची में है। ये ध्यान देना है। इस वक्त 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित राज्य क्षेत्र हैं। राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर, देखिए, पहले जो था, जो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके था, अभी उस पर भी समान रूप से लागू है। यद्यपि 11वें भाग के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध हैं। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं कर्नाटक शामिल है। इसके अतिरिक्त 5वीं एवं 6ठी अनुसूचियों में भारत के राज्य के भीतर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध है। उल्लेखनीय है कि भारत के क्षेत्र भारत का संघ से ज्यादा व्यापक अर्थ समेटे हैं, क्योंकि बाद वाले में सिर्फ राज्य शामिल हैं, जबकि पहले में न केवल राज्य वर्ण बल्कि संघ शासित क्षेत्र एवं वे क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिग्रहित किया जा सकता है, उनको भी शामिल किया गया है। इसीलिए अनुच्छेद 1 जो है वो क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो हम लोग दूसरा देखते हैं। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं, संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं। राज्य क्या है? राज्य होता है सदस्य। राज्य सदस्य है देश का, और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार भी हैं। दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते, संप्रभु राज्य को हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि संप्रभु राज्य क्या होता है, जिसको अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है और सारे इंटरनल अफेयर्स वो खुद डील करता है, उसमें किसी दूसरे देश का इंटरफेयर नहीं हो सकता है। के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। उदाहरण के लिए स्थानांतरण, संधि के अनुसार खरीद, उपहार या लीज व्यवसाय, जिसे अभी तक किसी मान्य शासक ने अधिग्रहित न किया हो। जीत या हराकर, उदाहरण के लिए भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया, जैसे दादर और नागर हवेली, गोवा, दमन एवं दीव, पुदुचेरी एवं सिक्किम। इन क्षेत्रों के अधिग्रहण की बाद में आगे चर्चा की जाएगी। अभी आप लोग इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है सिर्फ उसको देखते हैं। अभी हम लोग जैसे अनुच्छेद 1 में देखें, हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इस तरह अनुच्छेद 2 संसद को दो तरह की शक्ति प्रदान करती है। पहली, नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करें। दूसरा, नए राज्यों को गठन करने की शक्ति।
पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है, जबकि दूसरी शक्ति नए राज्यों जो अस्तित्व में नहीं है के गठन को लेकर है। अर्थात अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। दूसरी ओर अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 2 और 3 में अंतर जो है, इसको माइन्यूट अंतर है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। एक राज्य से जब कोई दो राज्य अलग हो जाता है, एक राज्य से हम लोग दो बांट देते हैं, जैसे यूपी से उत्तराखंड अलग हो जाता है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है, बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। तो इस तरह की जो बात है ये अनुच्छेद 3 में। और भारत से बाहर के जो क्षेत्र हैं उनको राज्यों में शामिल करने की जो चर्चा है वो है अनुच्छेद 2 में। तो राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति के बारे में हम लोग देखते हैं, जो अनुच्छेद 3 में है। तो अनुच्छेद 3 जो है वो कौन कौन सी शक्ति देता है, इसको ध्यान देते हैं। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। यह अधिकार का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 3 में है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना, किसी राज्य क्षेत्र को घटाना, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, ये सब अनुच्छेद 3 में वर्णित है। यानी भारत का जो पहले से राज्य है उसके संदर्भ में जो भी निर्णय हो रहा है उसके बारे में जो मेंशन है वो किधर है? अनुच्छेद 3 में मेंशन है। एक उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है और दूसरी संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। ये शर्त है, इन शर्तों का भी उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 3 में ही। इसके अतिरिक्त संसद की नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति में किसी राज्य या संघ क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य या संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य या संघ क्षेत्र का निर्माण सम्मिलित है। ये सारी बातें किसमें है? अनुच्छेद 3 में है। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। भले ही उसका मत समय पर आ गया हो, संशोधन संबंधी अध्यादेश के संसद में आने पर हर बार राज्य के विधानमंडल के लिए नया संदर्भ बनाना जरूरी नहीं है। संघ क्षेत्र के मामले में संबंधित विधानमंडल के संदर्भ की कोई आवश्यकता भी नहीं है। संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है। इस तरह यह स्पष्ट है कि संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने, सीमा में परिवर्तन करने के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। इसमें राज्य की सहमति लेना आवश्यक शर्त नहीं है। यह ध्यान देने योग्य बात है। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग इसको समझें तो संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। इस तरह भारत को सही कहा गया है कि विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है भारत। संघ राज्य सरकार को समाप्त कर सकती है जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ अमेरिका में क्षेत्रीय एकता या राज्यों के अस्तित्व को संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। अमेरिकी सरकार, संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों की अनुमति के नहीं कर सकती, जबकि भारत कर सकता है। इसीलिए अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 4 में। हम लोग ने कहा अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 4 में स्वयं यह घोषित किया गया है संविधान में कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन जो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होगा, जो बाहर के राज्य हैं। नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ये ध्यान देने योग्य बात है। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। ठीक है। क्या संसद को यह अधिकार है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर सकता है? आइए इस पे विचार करते हैं। क्या संसद को यह अधिकार है कि किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर सकता है? ये अनुच्छेद हम लोग 3 को
फिर से तब देखना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में जो देश के अंदर जो राज्य पहले से मौजूद है उसके बारे में जो बातें हैं वो किधर है, अनुच्छेद 3 से है। तो भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे क्या ऐसा कर सकता है? यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के सामने तब आया था जब 1960 में, कब, 1960 में, 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिए उससे इस बारे में पूछा गया। केंद्र सरकार का निर्णय कि बेरूबारी संघ जो पश्चिम बंगाल में पर पाकिस्तान का नेतृत्व हो ने राजनीतिक विद्रोह और विवाद को जन्म दिया, जिस कारण राष्ट्रपति से संदर्भ लिया गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। ये ध्यान देने की बात। अनुच्छेद 3 में भारतीय राज्य जो पहले से है उनके परिसीमन को लेकर, उनके क्षेत्र विस्तार को लेकर के, और आपस में राज्यों को किसी क्षेत्र का घटाना, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना, दो राज्यों के एक एक छोटे छोटे क्षेत्र को लेकर मिलाना, इन सब से संदर्भ में है। लेकिन अनुच्छेद 3 में यह अधिकार नहीं दिया गया है कि भारत अपने राज्यों का कोई भी अंश जो है वो किसी दूसरे देश को दे सकता है, ये अधिकार नहीं है। तो इसीलिए यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधन कर किया जा सकता है। इस तरह 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरी तरफ 1969 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। अब आते हम लोग आगे। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 को इसलिए अधिनियमित किया गया कि भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण किया जाए, जबकि कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाए। और यह संविधान संशोधन कब हुआ था? 2015 में हुआ था। और कैवां हुआ था? तो 100वां हुआ था। इस समझौते के तहत जो भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुआ, इस लेन देन में भारत ने 111 विदेशी अंतः क्षेत्रों इनक्लेव्स को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतः क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। इसके साथ ही इस लेन देन में प्रतिकूल दखलों का हस्तांतरण तथा 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्र का सीमांकन भी शामिल था। इन 3 उद्देश्यों के लिए संशोधन ने 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय तथा त्रिपुरा के भूभाग से जुड़े पहली अनुसूची के प्रावधानों को भी संशोधित कर दिया। अब इस संशोधन में क्या था, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। इस संशोधन की निम्नलिखित पृष्ठभूमि है। भारत और बांग्लादेश की लगभग 4096.7 किलोमीटर लंबी साझी जमीनी सीमा है। भारत पूर्वी पाकिस्तान जमीनी सीमा का निर्धारण 1947 के रेड क्लिफ अवार्ड के अनुसार हुआ था। विवाद रेड क्लिफ अवार्ड के कुछ प्रावधानों को लेकर हुआ, जिनका समाधान 1950 के बग्गे अवार्ड के अनुसार किया जाना था। पुनः एक कोशिश इन विवादों के समाधान के लिए 1958 में नेहरू नून समझौते के द्वारा की गई। हालांकि बेरूबारी यूनियन के विभाजन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में संविधान जब अपने 9वें संशोधन में था 1960 एक्ट 1960 में पारित किया गया। लगातार मुकदमेबाजी तथा अन्य राजनीतिक घटनाओं के चलते यह अधिनियम अधिसूचित नहीं किया जा सका। तो भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान, जिसको हम लोग बांग्लादेश बोलते हैं, के भूभागों को लेकर यह विवाद रह गया। 16 मई आते हैं 16 मई 1974 को। 16 मई 1974 को भारत बांग्लादेशी की जमीन सीमा के सीमांकन एवं संबंधित मामलों के लिए इन देशों के साथ एक समझौता हुआ ताकि इन जटिल मुद्दे को हल किया जा सके। इस समझौते की भी अभी पुष्टि नहीं की जा सकी, क्योंकि यह जमीन के स्थानांतरण का मामला था, जिसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत थी। इस संबंध में जमीन पर उस क्षेत्र विशेष को चिन्हित करने की जरूरत थी जिसे हस्तांतरित किया जाना था। इसके पश्चात असीमांकित जमीनी सीमा प्रतिकूल कब्जे वाले भूभागों तथा अंतः क्षेत्रों के आदान प्रदान को विकसित कर 6 सितंबर 2011 को एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया, जो कि भारत बांग्लादेश के बीच जमीनी सीमा समझौता 1974 का अभिन्न हिस्सा है। इस प्रोटोकॉल को असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों के सहयोग एवं सहमति से तैयार किया गया। अब हम लोग जानेंगे केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव।
और इसमें जाने लो सबसे पहले देशी रियासतों का एकीकरण, जो हमारा देश आजाद हो रहा है। आजादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की दो श्रेणियां थीं। पहला, ब्रिटिश प्रांत, जो ब्रिटिश शासन के अधीन थी, और दूसरी देसी रियासतें, जो राजा के शासन के अधीन लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबद्ध थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया, और देशी रियासतों को तीन विकल्प दिए गए। पहला, भारत में शामिल हो जाइए। दूसरा, पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या फिर स्वतंत्र रहें। इस तीन में उनको जो भी विकल्प समझ में आता था, उस विकल्प के लिए उनको दी गई स्वतंत्रता। तो अब क्या उन लोगों ने किया, हम लोग आइए इसको देखते हैं। तो देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी। 549 भारत में शामिल हो गई, और बची हुई तीन रियासतों हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। यद्यपि कुछ समय बाद इन्हें भी भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत के द्वारा एवं कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया था। अब हम लोग देखेंगे धर आयोग और जेवीपी समिति। देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। इस देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। जून 1948 में जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, तो एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया दक्षिण के प्रांतों में। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टा सीतारामैया शामिल थे। तो पट्टा भी सीतारामैया, वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी तीनों शामिल थे। और इसको क्या कहा गया, इसको जेवीपी समिति कहा गया, है ना। जेवीपी क्यों, जे माने जवाहरलाल नेहरू, वी माने वल्लभ भाई पटेल, और पी माने पट्टा भी सीतारामैया। तो इसलिए इसको जेवीपी कहते हैं। तो इसको भी याद रखेंगे कि इसको जेवीपी क्यों कहते हैं, जेवीपी समिति। तो जे माने जवाहरलाल नेहरू, वी माने वल्लभ भाई पटेल, और पी माने पट्टा भी सीतारामैया। तो जिसे जेवीपी समिति के रूप में जाना गया, इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की, और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया गया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए। तो इसको क्या किया गया, अस्वीकार कर दिया गया। अब आता है बात ईयर 1950। ईयर 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया। भाग क, ख, ग एवं घ। ये सभी संख्या में 29 थे। भाग क में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग ख में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन। भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ में शाही शासन। भाग ग में कुल 10 राज्य जो केंद्रीकृत प्रशासन का था। अंडमान एवं निकोबार द्वीप को अकेले भाग घ में रखा गया था। हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, जब मद्रास से यानी चेन्नई से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन शुरू हुआ, जिसके अंतर्गत 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्री रामुलु का निधन हो जाता है। अब लोग जानेंगे फजल अली आयोग क्या था। अब लोग क्या जानेंगे, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग
आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगती है। इसके कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसमें फजल अली उसके अध्यक्ष होते हैं, तो फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ता है। तो ये 3 सदस्य थे इसमें, तो इसमें अध्यक्ष थे कौन? फजल अली। इसके अलावा दो और सदस्य थे, के एम पनिक्कर और एच एन कुंजरू। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। लेकिन इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसका मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भाषा की एकता आवश्यक है। देखते हैं अब आगे। को प्रमुखता दिया जाए। समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की। पहला, इसमें 4 बड़े कारक आए। जो समिति थी, इसमें 4 बड़े कारक सामने आए। बारी बारी से हम लोग चारों कारकों को देखते हैं। पहला, देश की एकता एवं सुरक्षा की अनुरक्षण एवं संरक्षण। दूसरी, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता। तीसरी, वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क। और चौथा, प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन। आयोग अब सलाह देता है कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया, जो पहले क ख ग घ ऐसा करके किया गया था, और 16 राज्यों एवं 3 केंद्रीय प्रशासित क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये आता 1956 में, और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग क और भाग ख के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया और भाग ग को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। इनमें से कुछ को पड़ोसी राज्यों के साथ मिला दिया गया था और कुछ को संघ शासित क्षेत्रों के तौर पर पुनः स्थापित कर लिया गया। अब इसके परिणाम में क्या होता है? परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को, नवंबर 1956 को क्या होता है? 14 राज्य, इसमें 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 स्टेट और 6 यूटी, ऐसा इसका गठन किया जाता है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कोचीन राज्य के त्रावणकोर तथा मद्रास राज्य के मालाबार तथा दक्षिण कन्नड़ के कसरगोड़े को मिलाकर एक नया राज्य केरल स्थापित किया गया। इस अधिनियम ने हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश में मिलाकर एक नए राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की। उसी प्रकार मध्य भारत राज्य, विंध्य प्रदेश राज्य तथा भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का सृजन हुआ। पुनः इसने सौराष्ट्र और कच्छ राज्य को बॉम्बे राज्य में, कुर्ग राज्य को मैसूर राज्य में, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य में तथा अजमेर राज्य को राजस्थान राज्य में विलयित कर दिया। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा नए संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन दीवी द्वीपों का सृजन मद्रास राज्य से काटकर किया गया। और लोग जानेंगे 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र। 1956 के बाद के स्टेट एवं यूटीज। 1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक विविधता व राजनीतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। भाषा या सांस्कृतिक एकरूपता एवं अन्य कारणों के चलते दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों के निर्माण की मांग उठने लगती है। अब महाराष्ट्र और गुजरात में क्या हो रहा है? 1960 में द्विभाषी राज्य बंबई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त कर दिया जाता है। महाराष्ट्र मराठी भाषी लोगों के लिए एवं गुजरात गुजराती भाषी लोगों के लिए। गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य बन जाता है। दादरा एवं नगर हवेली 1954 में इसके स्वतंत्र होने से यहाँ
पुर्तगाल का शासन था पहले। 1961 तक यहाँ लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता रहा। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। अब आते हैं लोग, बात करते हैं गोवा, दमन एवं दीव के बारे में। 1961 में 1961 में क्या होता है? 1961 में होता है क्या? अरे 1961 में पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत में इन तीन क्षेत्रों को अधिग्रहित किया गया था। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में जो 12वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। बाद में 1987 में गोवा को एक पुनः पूर्ण राज्य बना दिया गया था। तो गोवा को पूर्ण राज्य कब बनाया गया था? 1987 में। इसी तरह दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब आते हैं हम लोग, बात करते हैं पुडुचेरी के बारे में। तो पुडुचेरी का क्षेत्र पूर्व फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था, जिसे भारत में पुडुचेरी, कड़ाईकल, माहे और यनम के रूप में जाना जाता था। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सुपुर्द कर दिया। कब सुपुर्द किया? तो 1954 में, बहुत बाद में किया था भाई। इस तरह 1962 तक इसका प्रशासन अधिकृत क्षेत्र की तरह चलता रहा। फिर इसे 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित प्रदेश में शामिल कर लिया जाता है। तो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं नागालैंड को। 1963 में अब आते हैं लोग 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वेनसांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। ऐसा नागा आंदोलनकारियों को की संतुष्टि के लिए किया गया था। तथापि नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य का दर्जा देने से पूर्व 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया था। तो नागालैंड कैवा राज्य हो गया? 16वां राज्य। अब आते हैं हम लोग हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा कैवा राज्य बनता है? 17वां राज्य बनता है। हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया जाता है। इसके बाद सिखों के लिए पृथक सिंह गृह राज्य यानी पंजाब सूबा की मांग उठने लगती है। यह मांग अकाली दल नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में उठी। शाह आयोग 1966 में जो आयोग का गठन किया गया था, इसकी सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया एवं इससे लगे पहाड़ी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश राज्य हिमाचल प्रदेश का रूप दिया गया। 1971 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और इस तरह से हिमाचल प्रदेश बन गया भारत का 18वां राज्य। तो इसको हुआ कब? 1971 में। 1971 में क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है और ये 18वां राज्य बनता है, 18th नंबर का स्टेट बन जाता है भारत गणराज्य का। अब आते हम लोग मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय में। 1972 की बात है। अब हम लोग आ रहे हैं कब? 1972। 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आता है। इस तरह दो केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर व त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा मिलता है। इसके अलावा दो संघ शासित प्रदेशों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जिसे मूलतः पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी NEFA के यानी नेफा के नाम से जाना जाता है, भी एग्जिस्टेंस में आते हैं। इसके साथ ही भारतीय संघ में अब राज्यों की संख्या हो जाती है 21। भारतीय संघ में अब राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 21। मणिपुर 19वां राज्य है। 18 राज्य हम लोग देख लिए थे इधर। 18वां राज्य था हिमाचल प्रदेश और इस तरह से अब हो जाता है 19वां हो जाता है मणिपुर और उसी तरह से फिर 20वां हो जाता है कौन? तो त्रिपुरा और फिर 21वां हो जाता है कौन?
21वां हो जाता है मेघालय। ठीक है, इस तरह से 21 राज्य आ जाते हैं अस्तित्व में। और फिर 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969, 1969 के 22वें संशोधन अधिनियम के द्वारा मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बनाया गया। यह असम में उपराज्य के रूप में भी जाना जाता था, जिसका अपना मंत्री परिषद था। यद्यपि यह मेघालय के लोगों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं कर पाया। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेशों को असम क्षेत्र से पृथक किया गया। अब आते हैं हम लोग सिक्किम का गठन करते हैं। ये बात है ईयर 1947 की। उस समय तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था। 1947 तक क्या था? सिक्किम में शाही शासन था, जहां चोग्याल का शासन था। 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया। भारत सरकार ने इसके रक्षा, विदेश मामले में संचार का उत्तरदायित्व लिया। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई। तदनुसार संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लागू किया गया। इसके द्वारा सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। इस उद्देश्य के लिए एक नए अनुच्छेद 2 क एवं नई अनुसूची, जिसको हम लोग 10वीं अनुसूची बोलते हैं, जिसमें संबद्धता की शर्तें एवं नियम उल्लिखित किए गए थे, को संविधान में जोड़ा जाता है। हालांकि यह प्रयोग अधिक दिन चला नहीं। इससे सिक्किम के लोगों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई। 1975 में एक जनमत के दौरान उन्होंने चोग्याल के शासन को समाप्त करने के लिए मत दिया। इस तरह सिक्किम भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। इसी तरह 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के प्रभावी होने के बाद सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया जाता है, और इस तरह से सिक्किम बन जाता है भारत का 22वां राज्य। तो 22वां राज्य बन जाता है कौन? सिक्किम। तो सिक्किम बन गया आपका 22वां राज्य। इस संशोधन के माध्यम से संविधान की पहली व चौथी अनुसूची को संशोधित कर नया अनुच्छेद 371 च को जोड़ा गया था। इसमें सिक्किम के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई थी। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के बारे में। 1987 में भारतीय संघ में 3 नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो अब हम लोग देखेंगे कौन, अब हमारा राज्य का संख्या बढ़ रहा है। तो मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और गोवा हो गया। तो मिजोरम हो गया 23वां राज्य। 23rd में कौन आ गया? मिजोरम। और 24th में आ गया अरुणाचल। और फिर 25th स्टेट हो गया हमारा। मिजोरम हो गया, अरुणाचल हो गया, और 25th स्टेट हो गया हमारा गोवा। ठीक है भाई। तो इसको संघ शासित प्रदेश मिजोरम को भी पूर्ण राज्य बना दिया गया। यह निर्माण हुआ कब? 1986 में एक समझौते के आधार पर हुआ था, जिस पर भारत सरकार एवं मिजो नेशनल फ्रंट के ने हस्ताक्षर किए थे, जिसने 2 दशक से चले आ रहे राजद्रोह को समाप्त किया। अरुणाचल प्रदेश भी 1972 में संघ शासित प्रदेश बना था। संघ शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव से गोवा को पृथक कर अलग राज्य बनाया गया। अब आगे हम लोग निर्माण करते हैं किसका? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का, जिसका निर्माण हुआ बहुत हाल फिलहाल में। कौन से साल में? इसका निर्माण हुआ था सन 2000 में, ईस्वी सन 2000 में। ईस्वी सन 2000 में इन तीनों राज्यों को क्रमशः छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से अलग किया गया था। तो सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से अलग करके 26वां, 27वां एवं 28वां राज्य बनाया गया। तो अब हम लोग का 26वां राज्य हो गया। 26वां राज्य से याद रखना, 26 मैंने छत्तीसगढ़, तो याद रहेगा। ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ बना। और 27वां राज्य कौन बन गया? 27वां राज्य बन गया उत्तराखंड, बन गया, यूपी से अलग होके बना। और 28वां राज्य कौन कौन सा बन गया? 28वां राज्य बन गया बिहार से अलग होकर के झारखंड। तो क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से अलग होके बन गया। अब आते हैं हम लोग तेलंगाना। और अब है बात ईयर 2014 की। कौन से साल की बात है ये?
ये बात है 2014 की, बात है 2014 की। तो वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य की भूभाग को काटकर बी भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में है। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 ने भारत में भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण किया। आंध्र प्रदेश, जिसमें मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र शामिल किए गए थे। कुर्नूल आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी थी, जबकि गुंटूर में राज्य का उच्च न्यायालय उस समय में स्थापित था। ये कहानी थी उस समय की 1953 में, जिससे में इसका गठन हुआ था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश राज्य में मिलाकर वह बृहत्तर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। राज्य की राजधानी हैदराबाद स्थानांतरित की गई थी। और अभी इसको क्या करना है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, पुनः आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 ने आंध्र प्रदेश को अलग राज्यों में बांट दिया। आंध्र प्रदेश एक हो गया, तेलंगाना एक हो गया। हैदराबाद को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाई गई थी उस समय। 10 वर्षों के लिए इस अवधि में आंध्र प्रदेश अपनी अलग राजधानी बना लेगा, ऐसी शर्त हुई थी। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम बदलकर हैदराबाद उच्च न्यायालय, जो आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट था, उसको हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस, है ना, जुडिकेचर एट हैदराबाद कर दिया गया था। उच्च न्यायालय तब तक दोनों राज्यों के लिए साझा रहता, जब तक कि आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अलग उच्च न्यायालय स्थापित नहीं हो जाता था। इस प्रकार राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों की संस्था 1956 में क्रमशः 14 एवं 6 से बढ़कर 2014 में 29 तथा 7 हो गई। तो 2014 में स्टेट कितना था हमारे पास? 2014 में हमारे पास स्टेट था कितना? 29। और हमारे पास यूटी कितना था? यूटी था हमारे पास कितना? 7। तो अब एक क्वेश्चन है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे, वर्तमान में हम लोग इस वीडियो को 2022 में शूट कर रहे हैं और मंथ है नवंबर का। तो आपको बताना है कि इस मंथ में अभी हमारे पास स्टेट कितना है और यूटी कितना है। तो आप लोग इसको कमेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेट कितना है, नंबर ऑफ यूटी कितना है। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ राज्यों के एवं संघ शासित क्षेत्रों के नामों में परिवर्तन किया गया था। संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तित किया गया था। इसका नया नाम 1950 में उत्तर प्रदेश किया गया था, और उत्तर प्रदेश का पहले जो नाम था उसको हम लोग संयुक्त प्रांत कहते थे। ठीक है, 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु रखा गया था। इसी तरह 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक रखा गया। इसी वर्ष लाक्षाद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीन दीवी का नया नाम लक्षद्वीप रखा गया। 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। इसे बिना पूर्ण राज्य का दर्जा दिए गए रखा गया था। यह बदलाव 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा किया गया था। वर्ष 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। इसी वर्ष पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किया गया। तो उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब किया गया? 2006 में किया गया, ध्यान रखना है। 2000 में इस राज्य का गठन हुआ, 2006 में इसका नाम बदल दिया गया। वर्ष 2011 में उड़ीसा का पुनः नामकरण ओडिशा के रूप में हुआ। ध्यान देना है, उड़ीसा का भी नाम चेंज किया गया 2011 में, उड़ीसा से ओडिशा हो गया। ठीक है भाई। तो और हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग जो देखेंगे, आगे जो है हम लोग, अब हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो आएगा सिटीजनशिप से रिलेटेड। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही। वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसे अपने नज़दीकी लोगों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो में अगर किसी तरह की सुधार अपेक्षित है आप उसको कमेंट कर सकते हैं। हम लोग उसको जितना जल्दी हो सके सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिटीजनशिप को। और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।